अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हमें लेकर आए हैं एक न्यू नॉवेल जिसका नाम है मुजरिम से महरम, अज सारा खान। और जिसे वॉइस ओवर करने वाली हूँ मैं, यानी कि आपकी माँ ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहनाम बेटा, जरा यहाँ आओ मेरे पास। रुखसार जो बिस्तर पर लेटी थी, उसने उसे अपने पास बुलाया। वो कोई किताब पढ़ रही थी, जिसे हाथ मिले वो इनके पास आ गई। जी अम्मी। बेटा, मैं कुछ चीजें तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ, जो दरअसल तुम्हारी अमानत है मेरे पास। उन्होंने आंखों में आती नमी को पीछे धकेलते हुए कहा। अमानत चीजें? क्या मतलब है आपका अम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। उसने किताब एक तरफ रखते हुए उलझन भरे लहजे में कहा। उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर हसन की हर छोटी बड़ी चीज थी। लेकिन ये सब तो मैं जानती हूँ अम्मी, वो चीजों को देखकर कहने लगी। हाँ, उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा। मगर अब इन्हें तुम ही ने संभालना है, उन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। बेटा, तुम जानती हो ना कि मैंने हमेशा तुम्हें दुनिया के गधों से बचा कर रखा है, गिद्धों से बचा कर रखा है। इस बार वो अपने आंसू के सैलाबी रेले पर कोई बंद न बांध सकी। अम्मी, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मेरी औकात और हैसियत क्या है, उन्होंने नजरें झुकाए हुए कहा। अम्मी, आखिर हुआ क्या है? वो परेशान हो गई। मुझे मुझे अल्लाह के पास जाना है, और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरी जान। मुझे अपने अब्बू के पास दफन करवाना, उन्होंने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अम्मी, वो तड़प उठी। जानती हूँ कि तुम बहुत अकेली हो जाओगी मेरी जान, लेकिन फिक्र ना करो। पहले मेरी वजह से तुम इस जिंदान में कैद थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी इंशाल्लाह, और एक इंसान ही तुम्हें यहाँ से आजाद करवाएगा इंशाल्लाह। ये एक बेबस माँ की दुआ है, उन्होंने बहनाम की पेशानी चूमते हुए कहा। मुझे माफ कर दो बहनाम, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हें इस जिंदान से बाहर नहीं ले जा सकी, मगर मैं मजबूर थी मेरी जान। अगर मैं दूसरी दफा यहाँ से भागने की कोशिश करती, तो ये दरिंदे वाकई तुम्हें गिद्धों के आगे डाल देते, उन्होंने बेबसी की इंतहा पर कहा। अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने यहाँ इस तवायफ खाने में भी मुझे सबकी गंदी और पाक नजरों से हमेशा महफूज ही रखा है। वो उनके हाथों को चूमते हुए कहने लगी, और रुखसार उन्हें माफी मिल चुकी थी, इसलिए उनकी रूह को सुकून मिल चुका था। और अब वो कल मैं शहादत अदा कर रही थी। अम्मी, वो काम गई, मगर वो क्या कर सकती थी। अरे यार जलीक, वाकई अपने पाकिस्तान की तो बात ही अलग है, अरहम ने बिरयानी का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। हाँ यार, यहाँ की लड़कियों से वहां की लड़कियों का भला क्या मुकाबला। इट्स नेचुरल ब्यूटी, जलीक ने आंख मारते हुए कहा। जलील कमीने, मैं अपने शुमाली इलाका जात की बात कर रहा हूँ, और तुम, उसने गुस्से से कहा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मैं समझा कि तू लड़कियों को देखकर कह रहा है, उसने बड़ी ढिठाई से कहा। वैसे तूने अभी तक किसी पाकिस्तानी लड़की से मिलवाया नहीं, आरम ने इस बार बात का मजा लेते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, अभी इतनी भी क्या जल्दी है मेरे यार, पहले तुझे अपना पाकिस्तान घुमाते हैं, फिर लड़कियां ही लड़कियां। जलीक ने एक बार फिर आंख मारते हुए कहा। बस यार, पूरे एक महीने से तू मुझे पाकिस्तान घुमा रहा है। बस अब बहुत घूम लिया, सिर्फ एक महीना रहता है छुट्टियां खत्म होने में। और हमने नागवारी से कहा, चल फिर आज रात ही अपने जिगर को वहां ले जाते हैं। उसने इसके कंधे पर थपकते हुए कहा। बेनाम, मेरी जान प्लीज कुछ खा लो, देखो वरना रुखसार को तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ होगी। तारा जो उसे कुछ खिलाने पर बहुत इसरार कर रही थी, रुखसार की बहुत अच्छी सहेली थी। रुखसार के मरने के बाद बहराम की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज रुखसार की मौत को 3 दिन हो चुके थे, और बेनाम की हालत अभी तक नहीं संभली थी, मगर इसने खाना खा लिया था। रुखसार की मजबूरी और बेबसी से तारा बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। हसन शादी के बाद रुखसार को अपने साथ लेकर गए तो थे, मगर शायद इनकी जिंदगी ही कम थी, और वो शादी के 4 माह बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। रुखसार इस वक्त प्रेग्नेंट थी, और इस बात का पता उनकी माँ को नहीं था। मगर बहनाम जब पैदा हुई, और अभी वो सिर्फ 1 साल की ही थी, जब तरन्नुम बेगम ने इसे अगवा करवाया। उन्होंने बहनाम को जान से मारने की धमकी दी थी। अगर रुखसार ने इनकी बात ना मानी, तो रुखसार के बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत करने पर उन लोगों ने इतना कर दिया था कि अब वो सिर्फ ब्यूटिशियन का काम करती, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो एक बेटी की माँ थी, अगर वो इनकी बात ना मानती तो वो लोग बहनाम के साथ कुछ भी कर सकते थे, और रुखसार उनको इससे ज्यादा और क्या चाहिए था कि वो उनकी बेटी एक तवायफ खाने में रहते हुए भी हवस के मारों की गंदी और पाक नजरों से महफूज रहती। बहनाम ने इनकी कोशिशों और अपनी मेहनत से बीए प्राइवेट में कर लिया था। रुखसार ने एक दफा बहनाम को लेकर वहां से भागने की कोशिश की थी, जिस पर इन दोनों को बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, और ये इन लोगों की तरफ से पहली और आखिरी वार्निंग थी। अगली बार किसी भी ऐसी कोशिश पर वो और बेनाम एक दूसरे को जिंदगी भर न देख पाती। बेनाम हर छोटी बड़ी बात से मुकम्मल तौर पर आगा थी, और बेनाम
वहां से फौरन भाग जाना चाहती थी, मगर इसकी हालत बहुत खराब थी। इसे कतई यह अंदाजा नहीं था कि रुखसार की मौत पर वो यूं जिंदा लाश बन जाएगी। मगर यहाँ भी एक मसला था, इसे यहाँ से भागना तो था मगर अकेले नहीं। वो अपनी माँ की इकलौती सहेली तारा को भी साथ लेकर जाना चाहती थी। तारा की मजबूरी की भी एक अलग दास्तान थी। वहां कोई अपनी खुशी से नहीं आता था, हर एक की मजबूरी में ही आता था। वो सिर्फ इसे ही देखता रहा। वो कसम खाकर कह सकता था कि इसने इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो लड़की अपने सिल्की सियाह बालों को कंघी कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर अपने आप में मगन थी। इसकी बड़ी बड़ी सियाह खूबसूरत आंखें, घनी पलकें, लंबी पतली नाक और बहुत खूबसूरत बारीक और नाजुक गुलाबी होंठ थे। मगर मगर एक बात बहुत अजीब थी। इसके चेहरे पर इतनी चमक और खूबसूरती के बावजूद भी इसकी आंखों में कोई दर्द था, कोई बहुत गहरी सोच थी जिसमें वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खोई हुई थी। और शायद इसी सोच की वजह से ही वो अभी तक इसे देख नहीं सकी थी, जो मुकम्मल तौर पर इसे ही देख रहा था। और वो इसके दिल को तो इस वक्त जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो सांस तक लेना भूल गया था। वो तो शायद अपने दिल को धड़कना भी महसूस नहीं कर पा रहा था। अगर हुस्न गिरफ्तार करता है तो वो इस वक्त हुस्न की कैद में आ चुका था। अगर किसी को पहली नजर में मोहब्बत होती है तो वो कसम खाकर कह सकता था कि वो पहली नजर की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। इसका दिल बेख्तियार चाहा कि वो फौरन वहां से किसी ऐसी जगह ले जाए जहां इसे कोई न देख सके। मगर मगर वो यहाँ क्या कर रही थी? और इसके चेहरे पर कोई जाहिरी खूबसूरती तो नहीं थी, और इस बात की गवाही इसके चेहरे पर मौजूद चमक बता रही थी। और वो कोई ऐसी वैसी चमक हरगिज ना थी। वो नूर की चमक थी। हाँ, इसे इस बात का 100% यकीन था कि इसके चेहरे पर नूर था। अगले ही लम्हे इसने खुद को बेख्तियार इसके पास जाते पाया। एक्सक्यूज मी, अरब ने इसे मुखातिब किया। बनाम इसे अपने सामने देखकर चौंकी। वो या कोई भी मर्द इस जगह के इस हिस्से में भला कैसे आ सकता था? इसने फौरन अपना दुपट्टा ओढ़ा और इससे अपना चेहरा भी ढांप लिया। आपका नाम क्या है? अरब इसकी इस हरकत पर चौंका, मगर फिर फौरन संभल गया। इसे इस बात पर झटका जरूर लगा, बल्कि बहुत बड़ा झटका लगा कि एक ऐसी जगह रहने वाली लड़की दुपट्टा भी ओढ़ सकती थी और चेहरा भी ढांप सकती थी। मगर इसने इसकी इस अदा को बहुत पसंद किया। आप बहुत खूबसूरत है, अरहम ने इसकी तारीफ करना फर्ज समझा। बेनाम ने इसकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी ना समझा और अंदर जाने लगी। आज रुखसार की मौत को 1 हफ्ता हो चुका था और आज इसकी तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। आज वो पूरे 1 हफ्ते बाद अपने कमरे से बाहर निकली थी और वहां से हमेशा हमेशा के लिए जाने का सोच रही थी। आप मेरे साथ? अरब ने बात अधूरी छोड़ दी। वो जो वहां से जाने लगी थी एकदम रुक गई। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कभी कोई इसके लिए भी ऐसी बात कर सकता था। वो अपने आंसू पी कर रह गई। इसने इसे मुड़कर देखने की गलती नहीं की थी, क्योंकि वो इसकी नजरें अपनी पीठ पर बखूबी महसूस कर सकती थी, और चेहरे पर तो फिर ये इतना नखरा कि इसलिए दिखा रही हो तुम? आराम ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेनाम का हाथ पकड़ना तो दूर की बात, कभी किसी ने इससे बात करने की भी कोशिश नहीं की थी। वो जब इम्तिहानात देने जाती तो निकाब लगा कर ही जाती थी। वो अब तक वहां इसलिए महफूज थी क्योंकि रुखसार इस पर साया किए रहती, और वो कैसा साया थी ये हकीकी मायनों में इसे आज मालूम हो रहा था। इसने कुछ भी सोचे समझे बगैर एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया। आरम को इसकी तरफ से इस थप्पड़ की हरगिज तवक्का नहीं थी। वो बहुत शॉक्ड रह गया। मुझसे दूर ही रहो, बेनाम ने खूनख्वार नजरों से कहा। यहाँ की हर लड़की अपनी तरफ आने की दावत देती है और तुम? इसने एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं जाहिलों की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, इसने खुद पर वो मुश्किल जब्त करके कहा। आरम ने ऐसा तो कुछ नहीं किया था जो गैर मुतवक्का था। वो वहां इसीलिए ही आया था। बेनाम ने सच्चे दिल से वहां से फरार होने की दुआ की थी। इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत दूंगा। आज की रात तुम मेरे साथ होगी। अरहम ने कमीनगी की हद पर इसकी आंखों में देखकर एक खबीस मुस्कुराहट के साथ कहा। भूल है ये तुम्हारी, इसने डरते दिल मगर मजबूत लहजे के साथ कहा। और अगर ऐसा हुआ तो अगला पूरा दिन और अगली रात भी तुम मेरे साथ गुजारोगी, इसने ऑफर की। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। बेनाम ने इसे दूसरा थप्पड़ मारना चाहा, मगर इस बार अरहम ने इसका हाथ पकड़ लिया। तो मिलते हैं एक बहुत खूबसूरत शाम को, अरम ने इसे आंख मारते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, बेनाम तड़क उठी, मगर वो इसकी बात सुनने से पहले ही आगे बढ़ चुका था। अरहम आज दूसरी बार वहां आया था। पहली दफा 3-4 दिन पहले जलीक के साथ, और अब अकेले। आज तारा वहां नहीं थी और ना ही मैडम। रुखसार ने मरते वक्त तमाम ताल्लुकात का वास्ता देकर मैडम से वादा लिया था कि वो इनकी बेटी को बाहिफाजत यहाँ से आजाद कर देंगी, और वो मान भी गई थी। इसलिए अब कायम मकाम मैडम ने अरहम के इतनी बड़ी रकम देने के बाद बेनाम को नींद की गोलियां देकर इसे अरहम के हवाले कर दिया था। अरहम पहले तो सिर्फ एक रात का सोच रहा था, मगर चूंकि बेनाम ने थप्पड़ मारकर इसकी अना को जख्मी किया था, इसलिए अब वो इसे पूरे 1 हफ्ते के लिए ले गया था। अरहम हाशिर अपने अमीर व कबीर बाप की एकलौती औलाद था।
मगर वो बिगड़ा इस वजह से कतर नहीं था। और अगर हाशिर साहब को अपने लाडले साहबजादे की किसी भी ऐसी वैसी हरकत की जरा सी भी भनक पड़ जाती तो वो इसी वक्त इसकी ऐसी छतरोल करते कि वो दोबारा कभी ख्वाब में भी ये सब करने का ना सोचता। मगर मसला तो सारा यही था कि पिछले कुछ सालों से वो इतने मसरूफ हो गए थे कि अरहम को अलग वक्त ही नहीं दे पा रहे थे। जब से वो फारिग हुए तो अरहम मसरूफ होता, और जब अरहम फारिग होता तो वो मसरूफ। अरहम की जिंदगी की कहानी कुछ यूं थी कि इनके माँ बाप की पसंद की शादी थी, मगर अरहम अभी सिर्फ 5 साल का था जब सबीना की मौत हो गई थी। वो लोग इस वक्त कनाडा में थे। सबीना से उन्होंने पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। इनके घर वाले इनकी दूसरी शादी पर इसरार कर रहे थे, मगर वो ना माने। इन लोगों ने अरहम की खातिर ही दूसरी शादी कर लेने को कहा तो वो इस बात पर गौर करने लगे। फिर इनके एक दोस्त ने एक दाई अम्मा का बताया, जिससे सारा मसला ही हल हो गया। हलीमा अम्मा इनके इन्हीं दोस्त के बच्चों की दाया थी। और अब वो अरहम की भी देखभाल करने लगी थी। अरहम इन्हें अम्मा कहता और हाशिर साहब के पास सिर्फ इन्हीं की ही बात मानता था। उन्होंने एक सगी माँ ही की तरह अरहम की देखभाल और तरबियत की थी। इसे सौम सलावात का पाबंद बनाया, और ये इन्हीं की अच्छी तरबियत का ही नतीजा था कि वो कनाडा में रहते हुए भी 16-17 साल की उम्र तक 5 वक्त की नमाजें पढ़ता रहा। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता और अक्सर औकात तहज्जुद भी पढ़ लेता, मगर सिर्फ 16-17 साल तक। वो 16 साल का था जब हलीमा अम्मा को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आना पड़ा। इनके दोनों बेटों को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, और अब वो बिल्कुल भी ये गवारा नहीं करते थे कि इनकी माँ इस उम्र में भी गैर मुल्क में काम करे। और तभी अरहम कॉलेज जाने लगा, और इसकी नई नई दोस्ती जलीक से हुई। वो पाकिस्तान से तालीम के लिए वहां आया था। जलीक भी पाकिस्तान के एक बड़े अमीर बाप का बेटा था। इसने पहली दफा अरहम को एक सिगरेट पिलाई थी, जिसे अरहम ने बहुत मना करने के बाद फिर इसी की खातिर ले ही ली थी। और फिर यूं एक सिगरेट से शुरू होने के बाद अब इसे अपने छुट्टियों में पाकिस्तान ले आया था। अरहम का पाकिस्तान में अपना एक जाती बंगला था जो हाशिर साहब ने इसके लिए लिया था, और हम पिछले साल ही छुट्टियों वहां रहकर गया था। अब की बार वो ट्रे तो जलीक के साथ रहा था, मगर वो अपने बंगले में ही रहना चाहता था, मुकम्मल प्राइवेसी के साथ, और रहता भी अगर बहनाम ना होती तो। जलीक को अरहम ने इस बंगले के बारे में पता नहीं था, और ना ही अरहम इसे बताने का कोई इरादा रखता था। और अब वो इस बात पर शुक्र अदा कर रहा था कि इसने जलीक को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जलीक को किसी भी तरह बहनाम के बारे में पता चले। वो चाहता था कि जलीक को लगे कि इस काम में वो इसका मुरीद था और कुछ भी नहीं कर सकता था। शुक्र है कि आपको होश तो आया जाने मन, बड़े ही इंतजार करवाया आपने। बेनाम ने आंखें खोली तो इसने चहकते हुए कहा। बेनाम को अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। वो ठीक तरह से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। वो चंद लम्हे होश में आने के बाद जिद्दोजहद करती रही। जैसे इसे कुछ याद आया वो फौरन उठी, और मगर बेसूद। जाने जा, पहले आराम कर ले फिर सुकून से उठना, उसने बहुत खुशगवार लहजे में कहा। तुम? बेनाम ने उंगली उठाकर कहा। अरहम। अरहम हाशी नाम है मेरा, दिले जानम। अरहम ने इसकी बात काटकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? उसने गुस्से से कहा। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स, उसने बहुत धीमे लहजे में कहा। जस्ट शट अप। इस बार वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। मैं नहीं, तुम। क्या कहा था कि आज रात तुम मेरे साथ? एक जोरदार थप्पड़ ने अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। तुम्हारी इतनी जुर्रत? अरहम ने जवाब में इसे एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। बहुत शौक है ना तुम्हें थप्पड़ मारने का, तो ये लो, इसने एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। वो जब पहले ही पूरा एक हफ्ता बीमार रहने के बाद आज कुछ बेहतर हुई थी, और अब फिर सारा दिन बेहोश रहने के बाद इतने भारी मर्दाना हाथ के थप्पड़ खाए तो एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से, वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर चला गया। अगले रोज वो दिन चढ़े वहां से चला गया। बेनाम को होश रात को ही आया था, मगर वो अरहम के वहां से जाने का इंतजार करती रही। इतना तो इसे मालूम हो चुका था कि वहां गार्ड्स या नौकर वगैरह कोई नहीं था। वो इसके आने से पहले ही वहां से निकल जाना चाहती थी। दिन भर की सर तोड़ कोशिशों करने के बाद आखिरकार वो रात को वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। वो भागते हुए किसी से टकराई थी। मुझसे भागना इतना आसान नहीं है बेनाम, वो अरहम ही था। बेनाम सांस लेना भूल गई। आखिर ये कैसी मुसीबत थी जिसमें वो फंस गई थी? कहीं से भी फरार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और जो मिला था वो भी नहीं मिला था। वैसे बहुत अच्छी कोशिश थी, आराम ने इसका बाजू दबोचते हुए कहा। अब अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा भी तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद से भी नफरत करने लगोगी, पल पल मरोगी, मगर एक ही बार मौत नहीं आएगी तुम्हें। आराम ने इसे बेड पर फेंकते हुए कहा। तुम फिरौन हो, उसने अपने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ मैं हूँ, और कुछ? हाँ मैं हूँ, और कुछ? आराम ने इसके आंसू को नजरअंदाज करते हुए बड़ी ढिठाई से कहा। अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा। इसकी इस बात पर अरहम के दिल को कुछ हुआ था। हूँ?
कितना जानती हो तुम अल्लाह ताला को? उसने अपने जागते ज़मीर को थपकते हुए कहा। तुमसे ज्यादा, बेनाम ने इसकी आंखों में देखकर कहा। एक तवाइफ का अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेनाम ने कोई जवाब न दिया। वो इसे क्या और कैसे समझाती कि वो एक तवाइफ हरगिज ना थी। और वैसे भी अल्लाह ताला को कोई तवाइफ नहीं जान सकती क्या? इसने सोचा। वैसे अब तो तुम्हारी हालत बहुत बेहतर है, तो क्यों ना। इसने मानीखेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया जो तुमने यूं इतनी बड़ी रकम इस मैडम को दे दी? जानते भी हो क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है? तुम्हें तो चाहिए था कि किसी ऐसी लड़की को साथ लाते जो बहुत खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहती। इसने पुरसकून लहजे में कहा। बताऊं कि क्या देखा तुमने? आराम ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम अगर मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बेनाम ने किसी खुशफहमी के तहत कहा था। ये वो खुद भी नहीं जानती थी, और रकम का तो इसके फरिश्तों को भी नहीं पता था, और अगर वो जान लेती को कितने लाख दे चुका है तो। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं सिर्फ तुम्हें इसकी दुगनी रकम दूंगा जितनी इस मैडम को दी। आराम ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बेनाम ने जवाब में खामोशी इख्तियार की। यार आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम मेरे साथ आखिर क्यों नहीं रहना चाहती? पूरे एक हफ्ते की पेमेंट की है मैंने, इसने बेजारी से कहा। मैं तुम्हारी ये घटिया ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूंगी, समझे तुम? वो चिल्लाई थी। मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही तुम। मुफ्त में लेकर नहीं आया मैं तुम्हें, समझी तुम? और सिर्फ आज की रात माफ कर रहा हूँ। कल रात मेरे कहने से पहले ही तैयार रहना, वरना मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, समझी तुम? ये कहकर वो चला गया। खाना खा लो, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। थोड़ी देर में वो हाथ में खाना ले आया था। तुम्हारा दिया खाना खाने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं, उसने नफरत से कहा। अभी इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? पहले मेरी कीमत अदा कर लो, फिर सुकून से मरना, उसने बेनाम की ढोड़ी अपने हाथों में जकड़ते हुए कहा। वो आंसू पीकर रह गई। अगले दिन वो सुबह सवेरे ही बाहर चला गया। इसके जाने के बाद बेनाम किचन में गई। खाना रखा था, इसने गर्म करके खा लिया। पेट में कुछ जाने से इसकी हालत बेहतर हुई तो इसने पूरे घर का अच्छी तरह जायजा लिया। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। लेकिन इस वक्त इसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। हर तरफ धूल मिट्टी थी। बेनाम ने चंद लम्हे सोचने के बाद पूरे घर की सफाई करना शुरू कर दी। 2-2.5 घंटों में सारा घर लॉन समेत चमक रहा था। इसके बाद वो नहाने चली गई, मगर इसके पास सिर्फ एक ही जोड़ा था जो इसने पहन रखा था। इसने दोबारा वही पहन लिया। सफाई के दौरान ही इसने एक कमरे में कुरान पाक रखा देखा। इसने वजू करके कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद वो दोबारा तिलावत करने लगी। असर के वक्त इसने कुरान पाक रख दिया था। नमाज पढ़ने के बाद वो लॉन में आकर टहलने लगी। 2 दिन से दिल व दिमाग पर जो बोझ था अब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। वो बहुत पुरसुकून हो गई थी। मगरिब के वक्त वो अंदर चले गई। नमाज पढ़ने के बाद इसने टीवी ऑन कर लिया। इसे बहुत थकावट होने लगी तो इशा पढ़ने के फौरन बाद सो गई। अरहम अभी तक नहीं आया था। रात को बहुत देर से आया और फौरन बेनाम के कमरे की तरफ चल पड़ा। वो पुरसुकून सो रही थी। बेनाम, अरहम ने इसे आवाज दी। खाना खा लो, अरहम ने कहा तो वो आंख मलती हुई उठ बैठी। तुम मेरे करीब भी मत आना। इसे बेड साइड पर बैठते देखकर वो फौरन सिमटी थी। चलो, तुम्हें याद है कि कल मैंने क्या कहा था? चलो शाबाश, अब तैयार हो जाओ। वैसे भी हर वक्त सोई ही रहती हो, अरहम ने इसे यूं हवास भागता देकर मुस्कुराहट दबाए हुए कहा। दूर रहो मुझसे, उसने फौरन बेड से उठते हुए कहा। कहाँ चली? आराम ने इसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा, बेनाम ने गुस्से से कहा और दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की भी कोशिश करती रही। आराम ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और इसे बेड पर धकेलकर खुद इस पर झुक गया। बेनाम ने फौरन आंखें मीच ली और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। हूँ, पहले अपनी शक्ल तो दुरुस्त कर लो। मैंने आज तक कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, और क्योंकि मैंने तुम्हारी पेमेंट की है इसलिए तुम भी अपनी मर्जी से खुशी खुशी मेरे साथ रहो। आरब ने इसकी बंद आंखों को देखकर नफरत से कहा और फौरन इससे दूर हुआ। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी रूह को तार तार किया है। तुम जालिम हो, तुम फिरौन हो, उसने अपना दुपट्टा ओढ़कर अपने आंसू साफ करते हुए कहा। बाकी सबके साथ तो बखुशी रह लेती होगी तुम, तो फिर मेरे साथ रहने में आखिर तुम्हें क्या मसला है? उसने बेजारी से कहा। बकवास बंद करो अपनी जालिम इंसान। वो इस पर भूखी शेरनी की तरह झपटी। आराम को इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। इसने एक जोरदार थप्पड़ इसे जड़ दिया। वो फौरन बेड पर ढह गई। वो दरवाजा जोर से बंद करता चला गया। अगले दिन वो देर से उठा और घर पर पहली नजर पड़ते ही इसे आई तब्दीली का एहसास हुआ। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए पूरे घर का जायजा लेने लगा। वाह, इसके मुंह से भी इख्तियार निकला। वाकई बड़े ही कमाल की हो तुम बेनाम, वो जेरे लब बड़बड़ाया। अचानक इसे भूख महसूस होने लगी तो वो किचन में चला गया। खाना देखते इसे फौरन बेनाम का ख्याल आया। वो खाना गर्म करके इसी के कमरे में ले गया। बेनाम, इसने खाना एक तरफ रखते हुए इसे आवाज दी, वो जो अभी तक सो रही थी। बेनाम, इसने एक मर्तबा फिर इसे आवाज दी, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। अच्छा यार, कल के थप्पड़ के लिए सॉरी, उसने इसके लिए खाना निकालते हुए कहा।
मगर बेनाम ने तो जैसे ना बोलने की कसम खा रखी थी। क्या है यार, अब उठ भी जाओ। वो इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इसकी बेहतरीन दोस्त हो और इस वक्त इससे नाराज हो। बेनाम, आरव ने इसका हाथ हिलाया तो दंग रह गया। ओ माय गॉड, इसने बेख्तियार कहा। इतना तेज बुखार? आरव ने इसका माथा चेक करते हुए कहा। बेनाम प्लीज आंखें खोलो, इसने बहुत परेशानी से कहा। तब तुम मुझसे दूर रहो, इसने बमुश्किल आंखें खोलते हुए कहा। नहीं आ रहा मैं तुम्हारे करीब, तुम तो किसी मुसीबत की तरह हो यार, इसने नागवारी से कहा। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? और ये किसने तुमसे कहा कि पूरे घर की सफाई करो? इसने बरहमी का इजहार करते हुए कहा। बेनाम से बात करना मुश्किल हो रहा था इसके लिए, इसने कोई जवाब ना दिया। आराम इसकी हालत से बहुत परेशान हो रहा था। वो फौरन कोई टेबलेट वगैरह ले आया। प्लीज ये टेबलेट ले लो, मगर इससे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वो जल्दी से इसके लिए जूस और स्लाइस ले आया। बेनाम ने इसकी किसी भी बात का कोई जवाब ना दिया। बेनाम प्लीज ये ले लो, इसने मन्नत भरे लहजे में कहा। बेनाम ने बमुश्किल आंखें खोलते हुए थोड़ा सा ले लिया। प्लीज ये खत्म करो, आराम ने इसके बहुत थोड़ा सा लेने पर कहा। बेनाम ने मायूसी से नफी में सर हिलाया। अच्छा ये टेबलेट ले लो, और इसने इसे टेबलेट और पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। बेनाम ने खामोशी से ले लिया। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, आराम ने इस पर कंबल दुरुस्त करते हुए कहा। वो खामोशी से लेटी रही। वो बहुत ही जल्द एक गहरी नींद में चली गई। आराम ने नाश्ता वहीं किया। कुछ देर वो इसके पास बैठा रहा, फिर लाउंज में आकर टीवी देखने लगा। इसका दिल हर चीज से बुरी तरह अचाट होने लगा। वो एक किताब लेकर बेनाम के कमरे में चला गया। वो शाम तक सोती रही। शाम को इसकी आंख खुली तो इसने पानी मांगा। आराम ने लपक कर इसे पानी दिया। इसने बेनाम को बुखार चेक किया। वो कम होने के बजाय और ज्यादा हो चुका था। बेनाम प्लीज, क्या तुम गाड़ी तक चल सकती हो? आराम ने किसी खुशफहमी के तहत पूछा। हालांकि वो बखूबी जानता था कि इसकी हालत हरगिज ये इजाजत नहीं देती। बेनाम ने इस पर एक नजर डालकर कंबल एक तरफ किया और उठने लगी, मगर वो बिस्तर से उठते ही बुरी तरह चकराई। अगर अरहम इसे बर वक्त थाम न लेता तो वो नीचे गिर चुकी होती। तुम छोड़ो मुझे, उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर सिर्फ हल्की आवाज में ही कह सकी। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अरहम ने इसे दरवाजे तक छोड़ा। वो बाहर निकली तो अरहम ने इसे दोबारा सहारा देना चाहा, मगर इसने उसे बुरी तरह झटक दिया और दीवार का सहारा लेकर खुद ही बेड तक पहुंची। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, वो कहकर बाहर जाने लगा। क्या तारुफ करवाओगे मेरा? इसने नफरत से कहा। आरम के कदम थम गए। वाकई वो क्या तारुफ करवाता। तो फिर तुम खुद ही ठीक हो जाओ, आरम ने इसकी तरफ पलटते हुए कहा। क्यों, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है मेरी? ओ अच्छा, अपने पैसों के जाय होने का दुख हो रहा है ना? इसने गिलास में पानी डाला था, मगर दर हकीकत इसने अरहम पर पानी डाला था। और मैं अगर हाँ कहूँ तो? अरहम ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। बैनाम ने कोई जवाब न दिया। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। अगले 3 दिन वो बीमार रही। वो नींद में होती तो दवाई वगैरह ना लेती, वरना इससे दवाई वगैरह ले लेती, वरना इससे बात ही ना करती। आराम को इसकी बीमारी बहुत परेशान कर रही थी। इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो डॉक्टर को ले आया। आपको क्या लगती है ये? डॉक्टर ने पहले दिन पूछा था। बीवी, उसने एक लम्हा सोचने के बाद कहा। देखें, आपकी बीवी की हालत बहुत खराब है। वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती। आप इनकी सेहत का बहुत खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? उसने बहुत डरते हुए पूछा था। फिलहाल तो ज्यादा सीरियस नहीं है, मगर बाद में हो भी सकती है अगर ये इसी तरह बीमार रही तो, डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया था। बैनाम, चलो लॉन में चलते हैं। आज इसका बुखार हल्का हुआ तो इसे खाना देने के बाद अरहम ने कहा। देखो प्लीज, तुम बस एक बार ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें खुद वहीं वापस छोड़ आऊंगा, अरहम ने इसे मनाते हुए कहा। वादा? इसने बच्चों की तरह बहुत मासूमियत से पूछा। एकदम पक्का वादा, आराम ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर वो वहां बैठे रहे, फिर आराम ने कहा। प्लीज अब थोड़ी देर चल भी लो। वो खामोशी से चलने लगी। आराम ने चलने में इसकी मदद करना चाही, मगर वो खुद ही चलती रही। अब प्लीज तुम जरा चेंज कर लो, कपड़े तुम्हारी अलमारी में रखे हैं। वो कल ही इसके लिए कुछ जोड़े ले आया था। अगले दिन बेनाम की हालत काफी संभल चुकी थी। आराम किसी काम से बाहर गया था। जब वो वापस आया तो वो लॉन में टहल रही थी। माशाअल्लाह भाई, आज तो कमाल हो गया। फिर तो मुझे पहले ही दिन बाहर चले जाना चाहिए था, उसने गाड़ी से निकलते ही मुस्कुराते हुए कहा। बेनाम ने कोई जवाब ना दिया। वो हाथ में कुछ शॉपर्स लिए अंदर दाखिल हुआ। चलो आओ फल खाओ। कुछ देर बाद वो फल ट्रे में लेकर बाहर आया। बेनाम ने अब भी कोई जवाब ना दिया। वो बस खामोशी से टहलती रही, ऐसा जैसे वो बिल्कुल वहां अकेली हो। बेनाम, अरहम ने इसे आवाज दी, मगर फिर भी इसने कोई जवाब ना दिया। कुछ बात करनी है तुमसे, अरहम ने इसके पास जाकर कहा। वो चंद लम्हे से देखती रही, फिर इसके साथ आकर बैठ गई। अरहम के बैठने पर इसने अरहम की तरफ देखा, जैसे बात का इशारा कर रहा हो। पहले ये सेब खा लो, फिर बात करते। इसने सेब काटकर इसे पकड़ाए। बहनाम ने खामोशी से एक नजर इस पर डालकर सेब का एक टुकड़ा ले लिया। चंद टुकड़े लेने के बाद इसने अरहम की तरफ ऐसे देखा जैसे बात करने का वाज़ेह इशारा हो।
मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने बहनाम की आंखों में देखकर कहा। बहनाम के चेहरे पर नागवारी के वाज़ेह तासुर आते। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने नजरें झुकाए कहा, इसलिए कुफारा अदा करना चाहता हूँ। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने ठंडी आह भरते हुए कहा, हूँ पैसों से तुम मेरे करीब नहीं आ सके तो अब निकाह को हथियार बनाना चाहते हो। वैसे अब तक और कितनों का कफारा अदा किया है? इसने आराम की नजरों में देखते हुए हिकारत से कहा, अगर तुम निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को हथियार बनाना चाहते हो तब भी तुम मेरे करीब नहीं आ सकोगे, ये बात तुम याद रखना। उसने उंगली उठाकर कहा, तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में निकाह ख्वाह और गवाहान आ जाएंगे। आरम ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। आरम की इस बात पर तो बहनाम को जैसे सांप सूख गया। क्या वो वाकई से निकाह करना चाहता था? नहीं, बल्कि क्या वाकई वो इससे निकाह कर रहा था? चाहो तो पार्लर से तैयार हो सकती हो, निकाह का जोड़ा तुम्हारे कमरे में रखा है, इसने सेब लेते हुए कहा। और बेनाम वो हैरत से मुंह खोले इसे देखती रही। कुछ देर बाद पार्लर से दो लड़कियां इसे तैयार करने आई थी। ये चांद सी दुल्हन कहाँ से ढूंढी है मेरे लाल ने? हलीमा अम्मा इसके सत्यवारी जा रही थी। उसने फोन करके हलीमा अम्मा को बुलाया था। वो इसी शहर में ही रहती थी। वो अपने दोनों बेटों और बहू के साथ आई थी। अब तक निकाह ख्वान वगैरह आ चुके थे और गवाहान में हलीमा अम्मा ने अपने बेटे भी शामिल थे। जलील चूंकि अपने घर वालों के साथ किसी दूसरे शहर अपने कुछ रिश्तेदारों की शादी में गया था, इसलिए वो नहीं आ सका। आराम ने इसे निकाह से 15-20 मिनट पहले बताया था। बगैरत इंसान, कुछ दिन तो सब्र नहीं कर सकता था? जलील ने इसे शानदार गालियों से नवाजते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बस यार कुछ इमरजेंसी में करना पड़ रहा है सब कुछ, वरना तुम्हारे बगैर कैसे कर सकता हूँ? आराम ने हंसते हुए कहा था। जैसे आप कर रहे हो, उसने नाराजगी से कहा। अच्छा यार, जब तुम आओगे तब दोबारा कर लेंगे निकाह, वैसे भी वलीमा तेरे आने पर ही होगा। तू रात तक इंतजार कर सकता है, उसने फौरन आने का फैसला करते हुए कहा। यार मैं तो तेरे लिए 1 साल तक भी इंतजार कर सकता हूँ, मगर मेहमान चले जाएंगे और फिर इस तरह इन्हें बहुत बुरा भी लगेगा। आराम ने अफसोस से कहा। कैसे मेहमान? यार कुछ रिश्तेदार है, फिर उन्होंने जाना भी है अभी। आराम ने इसे बहनाम के बारे में यही बताया था कि वो इसकी कोई दूर की रिश्तेदार थी, जिससे इसे पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी और अब वो इससे निकाह कर रहा था। बल्कि इसने सबको यही बताया था और बहनाम को भी यही कुछ समझा दिया था। चल फिर ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी, जलीक ने मायूसी से फोन बंद करते हुए कहा था। खाने के बाद बाकी लोग चले गए थे। कुछ देर मजीद रुकने के बाद हलीमा अम्मा भी चली गई थी। उन्होंने अपनी बहू के साथ मिलकर अरहम का कमरा बहुत अच्छी तरह सजा दिया था। उन्हें रुखसत करने के बाद अरहम नॉक करके अंदर आया तो वो रिवायती दुल्हनों की तरह बैठी थी, जिस तरह हलीमा अम्मा और उनकी बहू इसे बैठाकर गए थे। बैनाम, अरहम ने इसका घूंघट उठाया था। उसने इसे एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था। वो अभी तक घूंघट में क्यों बैठी थी, वो ये नहीं जानती थी। मगर अरहम के घूंघट उठाने पर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। पहले वो इसे यहाँ लेकर आया था और अब इसकी जिंदगी का इतना अहम तरीन फैसला भी इसी ने ही कर लिया था। तो अगर बहनाम इससे नफरत महसूस न करती तो क्या करती? इसने कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा था और न ही वो किसी में इंटरेस्टेड थी, मगर फिर भी ये इसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला था और भला कोई और कैसे इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता था। अरहम ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। निकाह जैसे अजीम रिश्ते को हथियार बनाने में तुम कामयाब हो गए हो। वाह अरहम हाशिर, वाह भाई, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। उसने अपना हाथ इसके हाथ से तकरीबन खींचते हुए कहा। बेनाम प्लीज मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार प्लीज। अरहम ने अब की बार इसका हाथ नहीं पकड़ा था। बेनाम एक हिकारत भरी नजर इस पर डालकर बेड से उतर गई। वो चेंज करने के लिए जाने लगी, मगर वॉशरूम के दरवाजे पर रुककर इसकी तरफ मुड़े बगैर कहा, तुमने मेरी रूह को तार तार किया है अरहम हाशिर, और अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी जख्मी और लौन लहान रूह के साथ तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं? तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, मगर मुझे अपने साथ घसीटने की कोशिश मत करना। वो कहकर रुकी नहीं थी। अरहम बेड पर पड़ी फूलों की पत्तियां हाथ में लेकर देखने लगा। वो ये फूल और इनकी तमाम खुशबुएं बहनाम पर निछावर करना चाहता था। काश कि वो पहले दिन ही इसे निकाह का पैगाम दे देता, मगर काश के यही काश ही न होता। काश। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला तो अपने हवासों में वापस आया। उसने फौरन पत्तियां बेड पर गिरा दी। बहनाम तकिया लेकर सोफे की तरफ चली गई। प्लीज तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो लूंगा, अरहम ने फौरन कहा था। मगर बहनाम ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और सोफे पर लेट गई। वो थोड़ी देर खामोशी से इसे देखता रहा, फिर चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो बहनाम सोफे पर नहीं थी और न ही बेड पर, बल्कि वो तो पूरे कमरे में ही नहीं थी। वो खामोशी से सोफे पर लेट गया। चंद मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर आई तो हाथ में पानी का जग था। वो जग साइड टेबल पर रखकर सोफे की तरफ बढ़ी तो इसके कदम थम गए। वो इसे सोफे पर देखकर गुस्सा हुई, मगर फिर ये ख्याल आने पर कि ये इसका तो घर नहीं था, खामोशी से बेड पर लेट गई।
सुबह इसकी अजान आंख सुबह इसकी आंख अजान की आवाज पर खुली थी। वो उठकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद वो दूसरे कमरे से कुरान पाक ले आई और तिलावत करने लगी। अरम इसकी तिलावत के दौरान ही जाग गया था। इसने दूसरे कमरे में जाकर नमाज पढ़ी। दरअसल वो अपने परवरदिगार के आगे अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था और इसने ऐसा ही किया था। तिलावत के बाद वो वर्जिश के लिए निकल गया। पिछले कुछ दिनों से इसकी वर्जिश सही से नहीं हो पा रही थी, खास तौर पर जब से बहनाम बीमार हुई थी। वो वापस आया तो बहनाम नाश्ता बना चुकी थी। दोनों ने बहुत खामोशी से नाश्ता किया। मैं कनाडा जा रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद अरब ने टीवी देखते हुए कहा। बहनाम ने कोई जवाब ना दिया। इसकी बला से वो भाड़ में जाए। हलीमा अम्मा आकर रहेंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे पेपर्स बनने में काफी दिन लग जाएंगे और मेरा जाना भी बहुत जरूरी है, वरना ना जाता। इसे बहनाम से जवाब की उम्मीद थी भी नहीं, इसलिए खुद ही बताता चला गया। तुम चाहो तो एमए प्राइवेट भी कर सकती हो, वरना यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना। इसके इस बात पर बेनाम को झटका लगा था। वो भले ये बात कैसे जानता था कि इसने एमए ही करना था। वो हैरत से इसे देखने लगी। तुम्हें कैसे? वो बेख्तियार इसकी तरह इससे पूछने लगी, मगर अरहम ने इसकी बात काट दी। सब कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। और हाँ, चाहूँ तो तारा आंटी को भी बुलवा सकती हो यहाँ रहने के लिए। इनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दराज में रखे हैं, और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी। अरहम ने टीवी पर नजरें जमाई, यूं कहा जैसे वो इसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा हो। लेकिन बेनाम ने हैरत ज्यादा होकर एक बार फिर कुछ कहना चाहा, मगर इस बार भी अरहम ने इसे कुछ न बोलने दिया। शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम मेरी जान, इतना तो हक बनता है ना मेरा। उसने टीवी से नजरें हटाकर इसके चेहरे को अपनी नजरों के इशारे में लेते हुए कहा। बेनाम को इसकी नजरों से उलझन होने लगी तो वो उठने लगी। अरहम ने इसे मुखातिब किया। यार प्लीज, अब एक कप चाय तो पिला दो। कनाडा में इतनी अच्छी चाय कहाँ मिलेगी। वो इससे जितना दूर होती अरहम उसके इतना करीब हो जाता। वो बात ना करती और वो बार बार इसे मुखातिब करता। वो इसके लिए चाय ले आई। सिर्फ एक कप? इसने हैरानी से कहा। सिर्फ तुमने पीनी है तो जाहिर है एक कप ही होगा, और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था एक कप। तो इसने नाराजगी से कहा। मेरा मतलब तुम अपने लिए नहीं लाई। उसने कप मेज पर रखते हुए कहा। मैंने नहीं पीनी। इसने रिमोट उठाते हुए रुखाई से कहा। अच्छा, उसने मायूसी से कहा। चलो तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे चलते हैं। चाय पीने के बाद इसने कहा, तुम चले जाओ। बेनाम ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। आराम को बहुत दुख हुआ, मगर वो खामोश रहा। एक माह बाद वो कनाडा चला गया। अरहम खुद कॉल करता और स्काइप पर आता, वरना बेनाम इसे कभी कॉल न करती। इसने खुद को यूनिवर्सिटी में मसरूफ कर लिया था। यूनिवर्सिटी में वो नकाब लगाती, घर में सफाई वगैरह के लिए एक मुलाजमा आती, खाना वगैरह बेनाम खुद ही बनाती। हलीमा अम्मा इसके साथ थी। हफ्ते बाद तारा इसके पास आती और चंद एक दिन रहने के बाद चली जाती। वो एक यतीम खाने में नौकरी कर रही थी। जिस दिन अरहम बेनाम को यहाँ लाया था वो इस दिन वही थी, और अगले दिन वापस आई थी। और बेनाम के बारे में पता चलने पर उन्होंने अपना सर पीट लिया। वो इसे इस जहानुम में अकेला छोड़कर आखिर गई क्यों थी? बहुत ज्यादा मिन्नतें करने पर इस कायम मकाम मैडम ने इन्हें अरहम का कॉन्टेक्ट नंबर दिया था। उन्होंने फौरन राब्ते किया था और अरहम को बहनाम और इसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर इसे बहुत अफसोस हुआ। इसे अपने किए पर बहुत निंदामत महसूस हुई, जिसकी वजह से वो इतने अरसे बाद अपने परवरदिगार अजीम के हुजूर सजदा रेजा हुआ था। दुआ मांगने तक वो बहनाम से निकाह करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। वो जानता था कि ये बहनाम की जिंदगी का अहम तरीन फैसला था और इसे यूं करने का कतन कोई हक नहीं था, मगर इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जो इससे बेहतर होता। अब चाहे वो इस निकाह से खुश होती, जो कि नामुमकिन था, या नहीं, मगर वो अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता था। बेटा, कौन सी ऐसी औरत है जो अमीर कबीर घराने से और अपनी खुशी से यहाँ आती है, और कौन सा ऐसा मर्द है जो मजबूरी और गुर्बत में यहाँ आता है? औरत को इसकी मजबूरी यहाँ लाती है और मर्द को उसकी अमीरी। तारा ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा था। अगर मर्द अपनी हवस पूरी करने के बजाय वहां की औरत को अपने निकाह में ले ले, तो शायद ये जुर्म अगर खत्म भी ना हो तो किसी हद तक तो कम हो जाएगा। अब ये मर्द के इख्तियार में है कि वो अपनी हवस पूरी करके मुजरिम बनना चाहता है या फिर निकाह करके महरीम। बजाय तो मुजरिम और महरिम में सिर्फ एक नुक्ते का ही फर्क है, लेकिन दर हकीकत ये जिंदगी और मौत का सा फर्क है। जिस तरह एक धड़कन जिंदा या मुर्दा होने का पता देती है, बिल्कुल इसी तरह मर्द का महरिम बनना औरत को एक नई जिंदगी देता है, जबकि इसका मुजरिम बन जाना इसे एक और मौत मारता है। वो मौत के जो हकीकी मौत से बहुत ज्यादा तकलीफदा और जानलेवा होती है। वो मौत जो पल पल मारती है मगर जिंदा रख के। वो मौत के जब असल मौत आती है तो वो तकलीफ के बजाय आजादी और राहत बनकर आती है। तो है कोई जो सोचे। उसने कनाडा जाकर हाशिर साहब को सब कुछ बता दिया था। मैं सब कुछ जानता हूँ अरहम, उन्होंने इसकी हरकतों पर कहा था। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती करके तुम्हें सुधारना नहीं चाहता था। याद है मैं इशारों में तुमसे कितनी मर्तबा पूछा करता था कि सब कुछ ठीक है, ठीक तो है, तो तुम मुझे धोखे में रखते।
रहे, और मैंने भी तुम पर यही जाहिर किया कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं इसी वक्त तुम्हें बता देता कि तुम मुझ पर शक करते हो कि मैं तुम्हारी जासूसी करवाता हूँ, और फिर तुम मुझसे बदजन हो जाते। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता था, सिर्फ तुम ही तो मेरा इकलौता रिश्ता हो। उन्होंने इसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। और मुझे अपने बेटे पर फख्र है कि उसे बुरी आदतें ज्यादा देर रास नहीं आई। खैर, अब तो मैं कुछ अरसे तक फारूक होने वाला हूँ और फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम साथ चलते तो ज्यादा अच्छा होता। पापा, मैं तो अभी एक लंबे अरसे तक फारिग होने वाला नहीं। आप अपनी बहू के पास चले जाएं, वैसे भी वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और मैं अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उसने मायूसी से कहा। इसकी जिंदगी तुम हो अरहम, और एक बात याद रखना, इसे कभी भी कुछ मत कहना। उसे तुम्हारे साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारने में कुछ वक्त लगेगा, और वो जितना वक्त लेना चाहे उसे देना, वरना मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल मुझे अपनी बेटी ज्यादा प्यारी है। उन्होंने उसे समझाया। उसने खामोशी से सर अजबात में हिला दिया। और पढ़ाई कैसी हो रही है बेटा? उन्होंने चाय पीते हुए कहा। आज उन्हें आए हुए 1 माह हो चुका था। वो शाम की चाय पी रहे थे। बस पापा, अब तो इम्तिहानात होने वाले हैं। वेरी गुड। और मेरी बेटी का आगे का क्या इरादा है? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा। उनकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक बेटी होती, और अब वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते कि बेनाम की शक्ल में उन्हें एक बहुत प्यारी और मासूम बेटी और बहू मिल गई थी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ पापा, उसने सोचते हुए कहा। बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दोगी? वो बहुत संजीदा थे। जी पापा, आप हुक्म करें। तुम प्लीज आराम को माफ कर दो, मेरी खातिर ही सही। वो अपनी गलती बल्कि अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा है, उन्होंने मन्नत भरे लहजे में कहा। प्लीज बेटा। उन्होंने इसके आगे बाकायदा हाथ जोड़ लिए थे। पापा तोड़कर उनके कदमों में जा बैठी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मैं तो कब को उसे माफ कर चुकी हूँ। और अपनी बात पे बेनाम खुद को हैरानी हुई। उसने इसके बारे में कुछ सोचा ही कब था और कब इसे माफ किया था, लेकिन फिर इसे फौरन याद आया कि इसने तो अरहम के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। इसे अपने आप से बहुत शिकायत हुई। उन्होंने इसे अपने पास बिठाया और इसे अरहम के बचपन से लेकर अब तक की बातें बताने लगे। बेटा, इंसान कभी भी गुमराह हो सकता है और उसे कभी भी हिदायत मिल सकती है, उन्होंने एक ठंडी आह भरते हुए कहा था। अरहम स्काइप पर था। अरे हाँ यार पापा, वो आपकी लाडली रमशा आपको ढेरों सलाम बोल रही थी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है वो? एकदम परफेक्ट। कह रही थी कि इस बार मेरे साथ पाकिस्तान चलेगी, घूम फिर भी लेगी और छुट्टियां भी इंजॉय कर लेगी, उसने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। और वो फरिया भी आपको सलाम कर रही थी, उसने एक और बावाज सिप लेते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कहती अंकल ने अच्छा नहीं किया वहां जाकर, तो मुझे भूल ही गए। वो शुरू हो चुका था। हाशिर साहब ने इसे आंखों के इशारे से वार्न किया, मगर वो सिर्फ बेनाम को दिखा रहा था और कहा कि कल तक तो अंकल मुझे अपनी बेटी कहते थे, और भला कोई अपनी बेटी को भी भूल सकता है क्या? ये देखे हमारी तस्वीर। वो इन्हें तस्वीर दिखाने लगा, जिनमें फरिया ने कहीं इसका बाजू पकड़ रखा था और कहीं इसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। बहनाम की आंखों में कुछ चुभा था, मगर वो जब्त कर गई। उसने खुद ही तो आराम को अपनी जिंदगी गुजारने का कहा था, और अब अगर वो जिंदगी गुजार रहा था तो फिर इसे क्या मसला था? यार पापा, मैं सोच रहा हूँ कि फरिया से शादी कर लूं, वरना रमशा से करनी पड़ेगी, और वो मारिया भी तो अभी तक पीछे पड़ी हुई है। और वैसे भी आपकी बहू, ओ सॉरी, मेरा मतलब है कि बेटी तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, तो मैं अब वहां ना आने का सोच रहा हूँ। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश। इसकी बात मुकम्मल करने पर बेनाम ने बेख्तियार स्क्रीन को देखा तो अरहम ने इसे आंख मारी। इसने फौरन हाशिर साहब को देखा। शुक्र के वो मोबाइल पे मसरूफ थे और उन्होंने अरहम की यह हरकत नहीं देखी थी। क्यों बेनाम साहिबा, सही कर रहा हूँ ना? उसने मुस्कुराते हुए आम अंदाज में पूछा था, मगर बेनाम को वो वाज़ह तंज लगा। हाँ, तो क्या बकवास कर रहे थे तुम? वैसे देख नहीं, मगर सुन तो रहे थे। बस यही, अपनी शादी की बात, इसने अभी भी बेनाम को देखते हुए कहा। पापा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो फौरन उड़ गई। बेगैरत इंसान, रुला दिया ना मेरी बेटी को, उन्होंने इसे डांटा और फिर बेनाम को बुलाने लगे, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है ना, हम भी तो देखें कि वो हमारे लिए कितना जेलस होती है औरों से। उसने उन्हें आंख मारी। बेशर्म इंसान, उन्होंने प्यार से इसे डांटा। बेनाम के इम्तिहानात खत्म होने के बाद वो और हाशिर साहब सैर व तफरी के लिए रोजाना कहीं ना कहीं चले जाते और ढेरों तारीफ लेकर अक्सर यतीम खाने भी चले जाते। देखो बेनाम मेरी जान, मर्द चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो फिर भी मर्द है, और औरत चाहे कितनी भी पाक दामन क्यों ना हो, वो फिर भी औरत है। मर्द का माशरा है, और अगर औरत के लिए इसका घर है तो माशरा है, और अगर घर नहीं है तो माशरा भी नहीं है। मर्द अगर अपनी औरत से मोहब्बत करता है तो ये कोई मामूली बात नहीं, और अगर मर्द अपनी औरत के अलावा किसी और की तरफ देखती है तो कोई छोटा गुनाह नहीं है। वो औरत बहुत खुश नसीब होती है जो अपने मर्द की मोहब्बत हो, और उसने ज्यादा और उससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात इस मोहब्बत को बरकरार रखना होता है। मर्द की फितरत में है कि वो कभी एक चीज पर कायम नहीं रहता, और औरत की फितरत है कि वो एक शय के अलावा किसी दूसरी तरफ नहीं जा सकती।
اگر مرد کو اس کی عورت محبت کے بدلے محبت نہ دے تو یہ اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر مرد عورت کو اس کی محبت کا بدلہ نہ دے تو یہ اس کے لیے روک بن جاتا ہے۔ ایک گھر، ایک مثالی گھر اور خاندان تبھی بنتا ہے جب مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی محبت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو اس کے ہونے کا احساس دلائیں، ورنہ تو چار چار بچے ہونے کے بعد بھی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ نکاح بہت ہی مقدس رشتہ ہے میری جان، مگر اس کو ہر کوئی مقدس نہیں جان سکتا، اور جو جان جاتے ہیں ان کے آپس میں محبت یقینی ہے، اور جو اس کو صرف دو بول کا رشتہ سمجھتے ہیں وہ کبھی محبت تک نہیں جا پاتے۔ تارا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت پیار سے سمجھایا۔ بہنام نے بھی تو اسے صرف دو بول کا ہی رشتہ سمجھا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اس سے دور رہی تھی اور اب بھی رہ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ گھر آ کر وہ بہت بے چینی سے آرام کی کال کا انتظار کرنے لگی، مگر اس دن اس کی کوئی کال نہ آئی تو وہ تو روزانہ کال کرتا تھا، پھر آج کیا ہوا تھا؟ اسے بہت پریشانی ہونے لگی۔ اس نے صبح اسے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا مگر اسے کچھ جھجک محسوس ہوئی۔ اب وہ آج اس کی کال کا انتظار کرنے لگی، مگر آج بھی اس کی کوئی کال نہ آئی۔ اس نے پورا ایک ہفتہ کال نہیں کی۔ وہ عاشر صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی مگر نہیں پوچھ سکی۔ یا میرے اللہ، وہ بالکل خیریت سے ہو۔ اس نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ اگلے دن عاشر صاحب بغیر بتائے ہی کہیں چلے گئے۔ کافی دیر تک جب وہ واپس نہ آئے تو وہ انہیں کال کرنے لگی، مگر ان کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اسے بہت پریشانی ہونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی وہ آرام کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اب عاشر صاحب بھی۔ وہ ہلکان ہونے لگی۔ بہت بوجھل دل کے ساتھ وہ رات کا کھانا بنانے لگی۔ 8:30 بجے وہ کھانا کھا لیتے تھے، مگر اب تو 10 ہو چکے تھے۔ اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ 10:30 بجے گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ عاشر صاحب ہوں گے۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ شکر ہے آپ آ گئے پاپا، میں بہت پریشان ہو رہی تھی، اس نے نکلتے ہی ایک سانس میں کہا تھا، مگر وہ اگلا سانس نہیں لے سکی تھی۔ بیٹا، ہم لوگ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ کال تو کر لو کم از کم، مگر اس بدتمیز نے کہا کہ کچھ دن تمہیں تنگ کرنا اس کا حق ہے، اور آج مجھے بھی کال نہیں کرنے دی۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ بہنام نے نظریں جھکائی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے بہنام کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، چلو بھائی اب تم فریش ہو کر آؤ، کھانا ہم لوگ تمہیں کچھ دے دیں گے۔ آخر کو تم ہمارے مہمان جو ٹھہرے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، مہمان؟ وہ صدمے سے تقریباً چلایا تھا۔ ہاں، انہوں نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پاپا میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو انہوں نے کہا، رکو بیٹا، پہلے اس مہمان کو کمرہ دکھا دو، ورنہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائے کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا میں آپ کے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ اس نے بہت معصومیت سے کہا۔ اس نے نظریں جھکائے، سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اسے 7 سمندر دور تو تھا ہی صحیح تھا، مگر یوں اس کے پاس آیا تو اسے اپنے دل پر قابو نہ رہا۔ اسے لگا کوئی اس کے دل کی چوری پکڑ لے گا۔ وہ سب سے الگ ہو جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں چلی گئی۔ ارحم کمرے میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ نہ آئی تو وہ چاروں ناچار کھانے کی میز پر آ گیا۔ لو بھائی، ہمارے مہمان صاحب، دیکھ لو، ہم تو روزانہ کے کھانے میں اتنا اچھا اور مزیدار کھانا کھاتے ہیں، ورنہ ہم مہمانوں کی بہت خاطر تواضع والے لوگ ہیں۔ آخر کو ہم پاکستانی جو ٹھہرے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اور ارحم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ بہنام عاشر صاحب کی باتوں کا ہاں ہوں میں جواب دے دیتی، ورنہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہی تھی۔ کھانے کے کچھ دیر بعد وہ مزید یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر دودھ پی کر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ ارحم بھی دودھ پینے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کچن میں کام سمیٹتی رہی۔ وہ جان بوجھ کر سست روی سے کام کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم کے سو جانے کے بعد ہی کمرے میں جائے۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں نہ آئی تو وہاں مکمل اندھیرا تھا جو ارحم کو سونے کا بتا رہا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی سائیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ کیا تم مجھے صرف ایک موقع دے سکتی ہو اپنی غلطی سدھارنے کا؟ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا سانس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی دھڑکنا چھوڑ دے گا، مگر یہ کیا، اس کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر تم میرے یہاں آنے پر خفا ہو تو میں واپس چلے جاتا ہوں کل، پہلی ہی فلائٹ سے، اس نے بہت مایوسی سے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور تم نے اس دن کال کیوں نہیں کی؟ ہاں، جانتے بھی ہو اتنے دن کتنے خدشات کے ساتھ گزارے ہیں میں نے، اگر اسی ڈر اور تڑپ میں مر جاتی تو؟ لیکن تمہیں کیا پرواہ تھی میری؟ جا کر کرو تم اپنی دوسری، تیسری اور چوتھی شادی۔ بے اختیار شکوے کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ارحم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے لگا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہاں، دوسری، تیسری اور چوتھی میں اپنی پہلی سے ہی کرنا چاہوں گا۔ اس نے بہنام کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنے بے اختیار دل پر بہت غصہ آیا تھا۔
मगर फिर फक्र महसूस हुआ कि उसका महरम से क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आराम ने बहुत डरते हुए पूछा। हाँ, बेनाम ने आराम के सीने पर अपना सर रखते हुए सरगोशी की। आराम ने इसे अपनी मजबूत बाहों के इशारे में ले लिया। खत्म शुद। तो प्यारे नाजरीन, कैसा लगा आप लोगों को ये नॉवेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।